अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक का थर्ड लेक्चर है ये हमारा। दो लेक्चर मैं आपको गूगल मीट पे दे चुकी हूँ और हैलोजेंस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें आज हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। उसका कुछ हिस्सा आज हम करेंगे, कुछ हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम उसके ऑक्सी एसिड स्टार्ट करते हैं। उसके ऑक्सी एसिड्स आपको वैसे तो पता है कि +1, +3, +5 और +7 चार ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हैं, जिनको हम हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक एसिड्स कहते हैं। तो आज हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हाइपोहेलस एसिड्स। हाइपोहेलस एसिड्स में आपको हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस और हाइपोआयोडस एसिड मिलते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड जो है उसकी मैंने आपको ये चार्ट बनाकर भेजे थे। आई होप सो आपने इनको देखा होगा और पढ़ा होगा, कुछ समझ भी आई होगी आपको। और मैं आपको समझा भी देती हूँ कि ऊपर ये सर्कल के ऊपर वाले हिस्से में प्रिपरेशन के मेथड्स हैं और नीचे वाले हिस्से में प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी HClO की। प्रिपरेशंस में पहला मेथड ये है कि क्लोरीन को अगर हम वाटर में, क्लोरीन वाटर की फॉर्म में अगर हम लें तो उससे हम HClO प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है उसमें से हाफ क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और हाफ रिड्यूस हो जाती है। जो ऑक्सीडाइज होती है वो HClO में कन्वर्ट हो जाती है और जो रिड्यूस होती है वो HCl में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड मेथड तो जो है उसके अंदर आप Cl2O उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। Cl2O को वाटर में डिज़ोल्व करने पर HClO बनता है, येलो कलर का सोल्यूशन। ठीक है, ये हाइपोक्लोरस एसिड कहलाता है। उसके बाद थर्ड मेथड जो है वो मरकरी ऑक्साइड के साथ है। ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड कहलाता है। इसके अंदर हम क्लोरीन वाटर को फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड येलो मरकरी ऑक्साइड के साथ शेक करते हैं तो हमारे पास HClO बनता है और साथ में मरकरी का एक सॉल्ट बनता है जिसको ऑक्सीक्लोराइड ऑफ मरकरी कहते हैं। वो इनसॉल्युबल होता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है और बाकी हमारे पास हाइपोहेलस एसिड बच जाता है। लास्ट मेथड जो कमर्शियल मेथड भी कहलाता है, दैट इज़ फ्रॉम ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के सस्पेंशन के अंदर, तो HClO बनता है, साथ में बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ तो ये अनस्टेबल है लाइट की प्रेजेंस में या हीट करने पर या वैक्यूम डिस्टिलेशन पर या सिंपल डिस्टिलेशन पर, किसी भी सूरत में ये डिकम्पोज हो सकता है। लाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोज होता है तो HCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और अगर डिस्टिलेशन की जाए तो ये Cl2O एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके कुछ रिएक्शंस मेटल्स के साथ भी हैं। मेटल्स के साथ ये अच्छा मतलब रिएक्शन शो करता है। बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन इसके पॉपुलर है। मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है कि आपके पास मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से एल्यूमिनियम यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। मैग्नीशियम के अलावा एल्यूमिनियम और आयरन के साथ भी इसी तरह ये एल्यूमिनियम हाइपोक्लोराइड और आयरन हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस करेगा और साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं लाइक निकल, कोबाल्ट और कॉपर वगैरह, उनके साथ हाइड्रोजन के बजाय ऑक्सीजन इवॉल्व होती है अलॉन्ग विद क्लोरीन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसका वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ये रिएक्ट करता है तो एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है डिकम्पोज होने पर। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन के लिए या फिर ब्लीचिंग एक्शन के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, वो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन की हुई है, यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है और उसी तरह स्टार यहाँ पे मौजूद है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट की रिएजेंट की एग्जांपल्स हैं कि पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरह मैंगनीज हाइड्रोक्साइड को मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी अल्कलीज के साथ रिएक्शन है। अल्कलीज के साथ अगर आप H2O2 के साथ रिएक्शन है। H2O2 के साथ जो रिएक्शन है उसके अंदर भी आप देखें कि ये H2O2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HClO। तो इस वजह से H2O2 जो है वो यहाँ पर सुपरसीड करेगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर करेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको HCl में, वाटर में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट रिएक्शन अल्कलीज के साथ है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन या फिर अल्कलीज के साथ रिएक्शन है इसका। तो ये ऑलमोस्ट तमाम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ रिएक्ट कर सकता है एज एन एसिड
और सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी सॉल्ट्स बनेंगे वो हाइपोक्लोराइड्स होंगे। जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसी तरह यहाँ पर जो है कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये रेडली इस तरह बनने की बजाय हमें ज़्यादा अमाउंट मिलती है जब हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें HTH यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है। इसको HTH क्यों कहते हैं? हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं इसको। ये HTH के नाम से बेचा जाता है क्योंकि ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, और इसी तरह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर भी बना सकते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज़ होते हैं, पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है, यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है कि मरकरी के साथ इसका रिएक्शन, बाकी मेटल्स के साथ तो आपने देख लिया, लेकिन मरकरी के साथ इसका बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर है। मरकरी के साथ जब इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये मरकरी का एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है, जिसको बेसिक मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। ये लाइट ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं और सेपरेट कर लिए जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर के हवाले से इस कंपाउंड को देखा जाए हाइपोक्लोरस एसिड को, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, और इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, लेकिन दरअसल यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है। इसमें इनके सारे एसिड्स के अंदर आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लोरीन सेंट्रल एटम है, और क्लोरीन के इर्द गिर्द जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे क्लोरीन की वो sp3 है, उसके जो लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द अरेंज हैं वो टेट्राहीड्रल मैनर में अरेंज होते हैं, और उनमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले ये बॉन्ड करेगा हाइपोक्लोरस एसिड के केस में, और ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन जो है अपनी दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोब्रोमस एसिड या हाइपोआयोडस एसिड, तीनों के केस में इसी तरह लीनियर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा विद सेंट्रल हैलोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे इसके आयन की बात हो रही है, देखिए आयन भी उसी तरह लीनियर शेप में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट sp3 में टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट मैंने दिखाई हुई है कि आप 3 लोन पेयर्स जो हैं ये टेट्राहीड्रल कॉर्नर के 3 कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद हैं, चौथे कॉर्नर पर सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट है हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड इस कैटेगरी का सेकेंड एसिड है। इसको प्रिपेयर हम उसी तरह से कर सकते हैं, मरकरी का ऑक्साइड का को ब्रोमीन वाटर के अंदर अगर हम डाल दें और वैक्यूम डिस्टिलेशन करें इसकी, तो मरकरी ब्रोमाइड बनेगा और हाइपोब्रोमस एसिड बनेगा। ये स्ट्रॉ कलर का सोल्यूशन होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर भी हाइपोक्लोरस किस तरह ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग रिएजेंट होने के अलावा ये न्यूट्रलाइजेशन या सॉल्ट फॉर्मेशन भी शो करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसके जो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन में रिएक्शंस हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, ये सब कोल्ड स्टेट में रिएक्शंस हैं कि ब्रोमीन के साथ ये कंबाइन करेगा तो NaBr बनाएगा, NaBrO सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। लेकिन ये जो सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्ट बनता है यहाँ पर, ये अनस्टेबल होता है, रेडली कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमेट के अंदर। सोडियम ब्रोमेट कदर स्टेबल है इससे, वो बनेगा, और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पर सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। दूसरा इसका जो रिएक्शन है वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं है, और ये इसके अंदर प्रोडक्ट जो बनता है वो ब्लीचिंग पाउडर की तरह कोई प्रोडक्ट है। जब हम ब्रोमीन वेपर्स को ड्राई स्लेट लाइम के साथ कंबाइन करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं उसके अंदर, तो रेड पाउडर बनता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर की तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मालूम कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। हाइपोब्रोमस एसिड के हवाले से बस इतना ही, और हाइपोआयोडस एसिड जो है उसके लिए भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लें कि प्रिपरेशन जो है उसकी वो इसी तरह की जा सकती है जिस तरह आपने हाइपोब्रोमस एसिड बनाया है कि मरकरी ऑक्साइड के अंदर आयोडीन और वाटर की सस्पेंशन को डाल देंगे तो हमारे पास मर्क्यूरिक आयोडाइड बन जाएगा और हाइपोआयोडस एसिड बनेगा। हाइपोआयोडस एसिड जो है वो अनस्टेबल है और ये कन्वर्ट हो जाता है HI में, हाइड्रोआयोडिक एसिड के अंदर, और आयोडिक एसिड के अंदर HiO3। HiO3 इज़ मोर स्टेबल देन HiO, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन या सॉल्ट फॉर्मेशन शो करता है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आयोडीन को कोल्ड स्टेट में रिएक्ट कराया जाए तो ये पोटाशियम हाइपोआयोडाइड बनाएगा। पोटाशियम हाइपोआयोडाइड भी अनस्टेबल है और ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटाशियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडेट में। तो आपने इन दोनों के अंदर हाइपोब्रोमस एसिड में भी और हाइपोआयोडस एसिड में कॉमन बात ये देखी कि इनके अंदर अल्कलीज के साथ रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं कि अनस्टेबल पहले हाइपोब्रोमाइड सॉल्ट बनता है और फिर वो स्टेबल हाइपोब्रोमेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप कदरे स्टेबल पोटाशियम हाइपोआयोडाइड बनाना चाहते हैं तो आप आयोडीन की बजाय आयोडीन मोनोक्लोराइड ले लें। तो आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ ये KiO यानी पोटाशियम हाइपोआयोडाइड बनेगा और पोटाशियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो एसिड होने के साथ साथ ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, यानी वीक एसिड भी है और वीक बेस प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी H पॉजिटिव आइंस भी बनाता है एक्वस सोल्यूशन में और हाइड्रोक्सिल आइंस भी बनाता है। तो साथ में इनके पॉजिटिव आइंस भी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस भी लिखे हुए हैं कि अगर OH आइंस बनाएगा तो आयोडीन पॉजिटिव आइंस की सूरत में रिलीज़ होंगे और अगर H पॉजिटिव आइंस रिलीज़ करेगा तो OI नेगेटिव आइंस रिलीज़ होंगे। तो ये थे सारे हेलस एसिड्स। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट आर हाइपोहेलस एसिड्स हमने देखे। अब हम हेलस एसिड्स करेंगे HXO2। HXO2 यानी हेलस एसिड्स के अंदर आपको दो ही एसिड्स यहाँ पे मिलते हैं, क्लोरस एसिड और ब्रोमस एसिड। ब्रोमस एसिड की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, क्लोरस एसिड ही मेनली यहाँ पर डिस्कस होगा। क्लोरस एसिड जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इसका सॉल्ट ले लेंगे, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करने पर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट और HClO2। बेरियम सल्फेट इज़ इनसॉल्युबल इन नेचर, हैवी प्रेसिपिटेट्स होते हैं, फिल्टर करके सेपरेट हो जाते हैं। और HClO2 जो है ये सोल्यूशन की सूरत में सेपरेट हो जाता है। जब ये सोल्यूशन हमारे पास फ्रेश प्रिपेयर्ड आता है तो ये कलरलेस होता है और कुछ देर के बाद ये अपना कलर चेंज कर लेता है क्योंकि ये डिकम्पोज हो चुका होता है, प्रोटॉन रिमूव कर देता है और HClO2 की सूरत में होता है जब येलो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। फ्रेश प्रिपेयर्ड HClO2 के अंदर FeSO4 अगर आप डालें तो इसका इंडिकेशन टेस्ट है कि ये वॉयलेट कलरेशन शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन है, यानी खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी ये भी इसकी अनस्टेबिलिटी की निशानी है, डिकम्पोज होने की निशानी है कि ये कुछ देर में बड़ा कन्वर्ट हो जाएगा हाइपोहेलस एसिड और हेलिक एसिड्स के अंदर। अब ये मिक्सचर हमारे पास आएगा HClO और HClO3 यानी हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर है, क्योंकि इन सब के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये सब के सब ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसकी भी एग्जांपल हम देखेंगे वही कि पोटाशियम आयोडाइड को इसने कन्वर्ट कर देना है आयोडीन के अंदर। ठीक है। और Cl जो है यहाँ पर पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो HCl में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस होकर। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर मैंने आपको जिस तरह बताया कि हाइपोहेलस एसिड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर एंगुलर दिख रहा है। तो एंगुलर क्यों है? क्योंकि क्लोरीन या हैलोजन एटम विल बी द सेंट्रल एटम। अब पहले आप इसको सिर्फ इस बॉन्ड के जाविये से देख रहे थे तो यहाँ पे आपको लीनियर ही दिख रहा है यहाँ पर भी, लेकिन दूसरा जब बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, नेक्स्ट बॉन्ड बना, तो अब ये डबल बॉन्ड जो है वो ऐसी पोजीशन पे बना है कि आपको ये एंगुलर स्ट्रक्चर मिला। ठीक है। तो एंगुलर स्ट्रक्चर में क्लोरीन यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है और अगर उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो NS2 NP5 की सिचुएशन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें 3 जो हैं पेयर्स की सूरत में अरेंज्ड हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की सूरत में। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में ये इलेक्ट्रॉन्स में आप देख सकते हैं कि 2 लोन पेयर्स 2 कॉर्नर्स पे आ गए टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट की, और तीसरे कॉर्नर पर तीसरा लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और चौथे कॉर्नर पर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो 7th इलेक्ट्रॉन है उसका, वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। तो इस तरह ये एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा इसके आयन का। नेक्स्ट एसिड जो है इसका ब्रोमस एसिड है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसकी प्रिपरेशन का एक मेथड ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसी को डिस्कस करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम एक्सेस ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करें तो HbRO2 यानी ब्रोमस एसिड का बन जाता है ये। ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड और नाइट्रिक एसिड, लेकिन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे सबके टेक्स्ट में शामिल नहीं है, ना हम स्टडी कर पाएँ। नेक्स्ट कैटेगरी आती है, तीसरी कैटेगरी हैलिक एसिड्स की। हैलिक एसिड्स जो हैं HXO3 यानी एक ऑक्सीजन का और इजाफा हो गया, 3 ऑक्सीजन्स हो गए इसके अंदर। तो हैलिक एसिड्स के अंदर तीनों तरह के आपको एसिड्स मिलेंगे, क्लोरिक एसिड भी, ब्रोमिक एसिड भी और आयोडिक एसिड भी। तो आज हम यहाँ पे क्लोरिक एसिड को देखेंगे, क्लोरिक एसिड और ब्रोमिक एसिड को देखेंगे।
तो क्लोरिक एसिड जो है इसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय यूजिंग इट्स सॉल्ट बेरियम क्लोरेट। बेरियम क्लोरेट को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास उसी तरह बेरियम सल्फेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल है और HClO3 बनता है। अब बेरियम सल्फेट को फिल्टर करके हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। अब HClO3 जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसके साथ काफ़ी सारी मिकदार H2SO4 की भी होती है, अनरिएक्टेड H2SO4। उसको रिमूव करने के लिए हम पहले H2SO4 के अंदर यहाँ पे बेराइटा वाटर डालते हैं। बेराइटा वाटर इज़ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सिंपली इसका रिएक्ट करेगा और इसको बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी अनयूज्ड सोडियम H2SO4 जो है वो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे फ़िल्टर करके, और जो बाकी फिल्ट्रेट हमारे पास बचेगा उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार काफ़ी कम हो चुकी होगी और HClO3 मौजूद होगा, लेकिन अभी भी इसको डाइल्यूट है तो इसको एवापोरेट करके वैक्यूम डेसिकेटर में कंसनट्रेटेड H2SO4 के ऊपर हम इसको कंसनट्रेट कर सकते हैं और हम इसकी कंसनट्रेशन 40% तक ही ला सकते हैं। सिर्फ 40% तक कंसनट्रेट किया जा सकता है HClO3 या क्लोरिक एसिड को, क्योंकि फर्दर अगर कंसनट्रेट करते हैं तो ये एसिड डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर ये पर क्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। HClO4 प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो ये सब गैशियस फेज में रिमूव हो जाएंगे। HClO4 या पर क्लोरिक एसिड हमारे पास रह जाएगा। तो नेक्स्ट मेथड है एक और सॉल्ट, अगर हम जिस तरह यहाँ पे बेरियम क्लोरेट लिया था उसकी बजाय हम यहाँ पर पोटाशियम क्लोरेट लेंगे। पोटाशियम क्लोरेट को हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड के साथ सिलिसिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये HClO3 बनाता है, यानी क्लोरिक एसिड और साथ में पोटाशियम सिलिसिलेट इसका सॉल्ट बन जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें। ये जो एसिड है HClO3 ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेली लिक्विड है, लेकिन डार्क के अंदर ये स्टेबल है। ऑन हीटिंग उसी तरह डिकम्पोज होगा जिस तरह बाकी डिकम्पोज हो रहे थे, ये भी डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने पर जिस तरह पहले बताया आपको परक्लोरिक एसिड यानी HClO4 बनेगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप वही एग्जांपल दोबारा लिख सकते हैं कि I है HClO3 के साथ KCl बनाएगा, वाटर बनाएगा और आयोडीन बनाएगा। तो पोटाशियम आयोडाइड यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। और एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है क्योंकि ये ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आग लगा सकता है जब उसके कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इसका काफ़ी ज़्यादा मौजूद है तो ऑक्सीजन कंबस्शन में हेल्प करती है। तो पेपर, कॉटन, वूल इस तरह के मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो जब इस एसिड के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फायर कैच कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो क्लोरिक एसिड जो है HClO3 या इसके आइंस अगर देखें ClO3 माइनस आइंस, तो इनके अंदर जो शेप आपको नज़र आती है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप नज़र आती है। देखिए पहले आपने हाइपोक्लोरस एसिड में देखा तो लीनियर शेप थी, फिर आपने जब उसको क्लोरिक एसिड में देखा तो क्लोरस एसिड में देखा तो एंगुलर शेप हो गई, और अब आपको तीसरा बॉन्ड भी जब सामने आया तो ये अब ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बन गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्लोरीन ही सेंट्रल एटम है। क्लोरीन की जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप देखें तो अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर की सूरत में रह गया, बाकी दो लोन पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स बन चुके हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और सातवां इलेक्ट्रॉन जो है उसी तरह ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है। तो ये आइन है, और अगर ये ऑक्सीजन अपना दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना ले तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रोमिक एसिड का होगा और उसी तरह का बिल्कुल आयोडिक एसिड का भी होगा, सिर्फ सेंट्रल एटम का फ़र्क हो जाएगा। ब्रोमिक एसिड के हवाले से अगर देखा जाए तो इसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय पासिंग क्लोरीन इन ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन को जब हम क्लोरीन वाटर में पास करते हैं तो HbRO3 बनता है और HCl बनता है। अब इसके अंदर दूसरा मेथड एक और आ जाता है कि अगर हम इसका सॉल्ट लेके बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, लाइक सिल्वर ब्रोमेट को ट्रीट करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो भी HbRO3 बनेगा और AgBr सॉल्ट साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिमूव होगा। ये भी अनस्टेबल है उसी तरह से जिस तरह बाकी एसिड्स अनस्टेबल थे, और ऑन हीटिंग डिकम्पोज हो सकता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस डाल दें तब भी डिकम्पोज हो सकता है। तो यहाँ पर पहले हम हीटिंग के ज़रिए इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो हीटिंग के ज़रिए जो इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे वाटर है, ब्रोमीन है और एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन है जो आगे चल के मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी रखती है।
उसके बाद रिड्यूसिंग ये सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जो इसको डिकम्पोज करा सकते हैं, वो H2S है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है और HBr है। यहाँ पे दो के साथ रिएक्शन मेंशन है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो जब इसको डिकम्पोज करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट कर देगा, और H2S जब इसको डिकम्पोज करेगा तो सल्फ़र और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर तीनों के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि तीनों में ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी। जब भी डिकम्पोज होगा ब्रोमिक एसिड ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा, ब्रोमीन गैस में। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्ट फॉर्मेशन या एक्शन ऑफ अल्कलीज। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि हॉट अल्कली यूज़ करेंगे हम, कोल्ड अल्कली नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और उसको ब्रोमीन के साथ हमने ट्रीट किया, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन की बजाय HBRO3 आना चाहिए था। HBRO3 के साथ ये रिएक्शन होगा, KBr बनेगा, KBRO3 बनेगा और वाटर बनेगा, यानी एसिड जो है वो अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमेट में, पोटेशियम ब्रोमेट के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का जो रह गया है यानी आयोडिक एसिड अभी रहता है और बाकी जो पर क्लोरिक एसिड्स रहते हैं, पर हेलिक एसिड्स, वो हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में। तो ये जो आपकी बुक में है इनको आपने 374 पेज से लेकर 378 पेज पर ये मौजूद हैं, तो आपने बुक की हेल्प से इनके नोट्स को तैयार कर लेना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पेपर में आ जाता है एज लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।